हेलो दोस्तों, अमन एकेडमी पे आपका स्वागत है। अभिनंदन है। एनसीईआरटी क्लास सेवेंथ के तहत श्रृंखला के तहत लेसन सेवेंथ मौसम, जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन, यानी मौसम क्या है, जलवायु क्या है और जलवायु के अनुरूप जो जंतु हमारे होते हैं वो किस तरह अनुकूलन करते हैं। जैसे पहाड़ी इलाकों पर देखा होगा कि पहाड़ी मौसम होता है, ठंडा मौसम होता है। इसी प्रकार जो समुद्र के किनारे होते हैं वो वहाँ का मौसम और तरीके का होता है, और जो रेगिस्तान होता है वहाँ पर मौसम और तरीके से होता है। तो वहाँ पर जो रहने वाले जीव जंतु हैं उनका अनुकूलन वो कैसे करते हैं, इस लेसन के तहत हम पढ़ेंगे। पार्ट वन में हम आधा लेसन पढ़ चुके हैं। इससे पहले हम मौसम के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, और आज हम लेसन सेवेंथ के तहत पार्ट सेकंड में उसी के आगे जलवायु पर चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और साइंस, एनसीईआरटी साइंस सेवेंथ के अलावा एट्थ, नाइन्थ और टेंथ की भी एनसीईआरटी साइंस आपको पढ़ाई जाएगी। तो प्लीज़ लगातार इन वीडियो को देखिए, जिससे आपके जो है ज्ञान में ज़रूर विस्तार होगा और आपके लिए लाभदायक होगा। चलिए शुरू करते हैं। जो पिछले वीडियो में जहाँ तक हो गया था उसी के आगे से, तो मौसम से संबंधित सूचनाएं हो गई थी। अब जलवायु के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये हो गया था। जलवायु क्या है, इस पर हमारी चर्चा हो रही थी। मौसम विज्ञानी प्रतिदिन मौसम संबंधी आंकड़ों को रिकॉर्ड करते हैं। पिछले अनेक दशकों के मौसम के रिकॉर्ड सुरक्षित रखे गए हैं। इनसे हमें किसी स्थान के मौसम के पैटर्न यानी प्रतिरूप का निर्धारण करने में सहायता मिलती है। यानी जो जितने साइंटिस्ट होते हैं, देखा होगा, जो मौसम से संबंधित प्रतिदिन का जो डेटा होता है उसको वो लोग क्या करते हैं, इकट्ठा रखते हैं। और उन इकट्ठा जो डेटा होता है, जो उनका जो है आंकड़े होते हैं, उन्हीं आंकड़ों के आधार पर वो अपना अनुमान लगाते हैं। किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि जैसे 25 वर्ष में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर बना मौसम का पैटर्न उस स्थान की जलवायु कहलाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण डिफिनेशन है। कहा गया है किसी मौसम की लंबी अवधि, मौसम के बारे में बताया गया था कि दिन प्रतिदिन को छोड़िए, मिनट दर मिनट या सेकंड दर सेकंड में भी परिवर्तन होता है। यानी अभी टेम्परेचर 10 है, अभी टेम्परेचर 12 हो सकता है, 15 हो सकता है, 20 होता सकता है, या अभी टेम्परेचर 50 है तो एकदम से 20 हो सकता है। तो मौसम में घटनाएं क्या होती हैं, बहुत जल्दी जल्दी होती हैं, प्रतिदिन होती हैं, हर मिनट होती हैं, हर सेकंड होती हैं। लेकिन जो जलवायु होती है वो क्या होती है, किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि, यानी किसी स्थान का मौसम में लंबी अवधि। जैसे ठंडे प्रदेशों में क्या होता है कि वहाँ पर ठंडा जो होता है वो काफ़ी समय से होता है। जैसे 25 वर्ष में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर बना मौसम का पैटर्न उस क्या होता है, उस स्थान की क्या कहलाता है, जलवायु कहलाता है। क्या कहलाता है, जलवायु। जैसे देखा होगा जो ऑस्ट्रेलिया है वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पूरा जो रेगिस्तान है वहाँ पर गर्मी बहुत पड़ती है। तो कहा गया है कि रेगिस्तान जो ऑस्ट्रेलिया की जलवायु है वो कैसी है, गर्म जलवायु है। यानी वहाँ पर 25, 30, 50 वर्षों से क्या हो रहा है कि लगातार गर्मी पड़ती आ रही है। इसीलिए क्या कहा गया है कि वहाँ की जलवायु कैसी है, गर्म है। इसी प्रकार जो ठंडे देश हैं जैसे अमेरिका है, रूस है, वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर जो मौसम हो वो हमेशा से ठंडा रहा है। इसीलिए वहाँ की कहते हैं कि वहाँ की जलवायु कैसी है, ठंडी जलवायु है। तो समझ सकते हो कि मौसम क्या होता है। मौसम कुछ समय के लिए होता है। वो 1 घंटा भी हो सकता है, 1 दिन हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन भी हो सकता है। लेकिन जो जलवायु होती है वो मौसम, एक प्रकार का मौसम काफ़ी लंबे समय तक रहे, तो उस स्थान की क्या कहते हैं, उसको जलवायु कहते हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि मौसम क्या होता है और जलवायु क्या होती है। यदि हम पाते हैं कि किसी स्थान का तापमान अधिकांश समय तक उच्च रहता है, ध्यान से पढ़िएगा कि किसी
स्थान का तापमान अधिकांश समय तक क्या रहता है, उच्च रहता है। तो हम कह सकते हैं कि उस स्थान की जलवायु कैसी है, उस स्थान की जलवायु कैसी है, गर्म जलवायु है। जैसे ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में क्या है, ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तान है, वहाँ पर धूप बहुत पड़ती है। तो हम कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की जलवायु कैसी है, गर्म जलवायु है। यदि इसके अतिरिक्त उस स्थान पर अधिकांश दिनों में भारी वर्षा होती है तो हम कह सकते हैं कि उस स्थान की जलवायु गर्म और आर्द्र है। आर्द्र यानी नमी युक्त है। जैसे देखा होगा कि चेरापूंजी में क्या होता है कि बहुत बारिश होती है, तो वहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि वहाँ की जलवायु कैसी है, बारिश वाली है। वहाँ की जलवायु कैसी है, बारिश वाली है। सारणी 7.2 और 7.3 में हमने भारत के 2 शहरों की जलवायु परिस्थितियों का विवरण दिया है। प्रत्येक माह के लिए औसत तापमान की गणना 2 चरणों में की जाती है। हम प्रत्येक माह के प्रत्येक दिन के रिकॉर्ड किए गए तापमान का औसत निकालते हैं। यहाँ पर 2 शहरों के बारे में जो है दिया हुआ है, अभी हम इसको पढ़ते हैं। उसके बाद हमने पिछले कई वर्षों में उसी माह के लिए अनेक वर्षों के औसत तापमानों की गणना करते हैं। इससे हमें औसत माध्यमान तापमान मिल जाता है। 2 स्थान जम्मू कश्मीर और श्रीनगर और केरल के तिरुवनंतपुरम का जो है तापमान नोट किया गया है। सारणी 7.2 और 7.3 देखने पर हम आसानी से जम्मू कश्मीर और केरल के औसत तापमान में अंतर को देख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि केरल जम्मू और कश्मीर की तुलना में बहुत गर्म और आर्द्र है। हम देख सकते हैं कि जो केरल है, केरल हमारा दक्षिणी प्रदेश है और वहाँ पर क्या है होता है, बहुत गर्मी पड़ती है, बहुत धूप जो है तेज होती है। तो वहाँ केरल क्या है, केरल जम्मू कश्मीर की तुलना में बहुत क्या है, गर्म और आर्द्र है, गर्म और आर्द्र है। जिससे वर्ष में कुछ भाग में मध्यम गर्म और मध्यम आर्द्र जलवायु रहती है, जिसमें क्या होता है, कुछ भाग में मध्यम गर्म और मध्यम जलवायु रहती है। इसी प्रकार भारत के पश्चिमी क्षेत्रों के जैसे राजस्थान के लिए वर्ष के अधिकांश समय औसत तापमान को उच्च दिखाते हैं, लेकिन सर्दियों में जो सिर्फ कुछ माह के लिए होती है तापमान काफ़ी कम रहता है। क्षेत्र में बहुत कम वर्षा होती है। यहाँ पर आंकड़े दिखाए गए हैं। यहाँ पर कुछ आंकड़े दिखाए गए हैं। जैसे ये जम्मू कश्मीर है, श्रीनगर के जम्मू कश्मीर जलवायु के बारे में जनवरी का जो है दैनिक न्यूनतम और दैनिक अधिकतम और कुल औसत। तो न्यूनतम यहाँ पर -2.3 और अधिकतम 4.7 है। तो और औसत जो वर्षा है वो 57 है। तो इसी प्रकार फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और यहाँ पर ये है। यहाँ पर तिरुवनंतपुरम में देखिए कितना टेम्परेचर है दैनिक। यहाँ पर जम्मू कश्मीर का देखिए, जनवरी का देखिए कि जनवरी में न्यूनतम है -2.3 और अधिकतम है 4.4। वहीं यहाँ पर केरल में देखिए जनवरी में कितनी गर्मी पड़ती है, 2.3 टेम्परेचर है और अधिकतम 31.5 और वर्षा लगभग 23 mm होती है। इसी प्रकार ये आंकड़े दिए हुए हैं होती है। ये मरुस्थलीय जलवायु के लक्षण है। ये क्या होती है, जहाँ पर मरुस्थलीय जलवायु के लक्षण क्या होते हैं कि जहाँ पर दिन में तो बहुत तेज धूप होती है और रात को उतनी ही ज़्यादा ठंड होती है। तो जहाँ पर ऐसा मौसम पाया जाता है, वहाँ की जलवायु कैसी होती है, वहाँ की जलवायु गर्म और शुष्क होती है। कैसी होती है, गर्म और शुष्क होती है। उत्तर पूर्वी जो भारत है हमारा, उत्तर पूर्वी जो हमारा भारत है, हिमाचल प्रदेश, जैसे हमारा मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, यहाँ क्या होता है कि वर्ष के अधिकांश भाग में क्या होती है, वर्षा होती रहती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि उत्तर पूर्व की जलवायु कैसी है, आर्द्र जलवायु है। कैसी है, वहाँ की आर्द्र जलवायु है। तो आप लोग जलवायु से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो आप लोग समझ गए होंगे कि जलवायु क्या है और मौसम क्या है। तो यहाँ पर हम 2 टॉपिक को समझ चुके हैं।
मौसम और जलवायु। अब हम ये समझेंगे कि जलवायु और अनुकूलन, यानी जैसे जो गर्म जलवायु है वहाँ पर कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं और वो जीव जंतु अपना अनुकूलन किस तरीके से करते हैं, वहाँ पर वो उन जंतुओं में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं जिसकी सहायता से वो उस जलवायु में रहने के अनुकूल रहते हैं, उस जलवायु में रहने के अनुकूल रहते हैं। जैसे ऊँट होता है, ऊँट गर्म जलवायु में रहना पसंद करता है क्योंकि उस के शरीर में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं जो वहाँ की जलवायु में रहने के अनुकूल उसे बनाती हैं। चलिए इसको भी समझते हैं। जलवायु का सभी जीवों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जंतु उन स्थितियों में जीने के लिए अनुकूलित होते हैं जिनमें वे रहते हैं। जैसे देखा होगा जो ठंडे प्रदेशों में रहते हैं जानवर, वो ठंडे प्रदेशों में रहने के अनुकूल होते हैं। जो गर्म प्रदेशों में रहने वाले जीव जंतु होते हैं वो वहाँ के रहने के अनुकूल होते हैं। जिनमें वे रहते हैं, अत्यधिक सर्द और गर्म जलवायु में जीवित रहने वाले जंतुओं में स्वयं को चरम शीत अथवा ताप से बचाने के लिए कुछ विशेष गुण होते हैं। अपनी कक्षा 6 की विज्ञान की पुस्तक के अध्याय 9 में दी गई अनुकूलन की परिभाषा को याद कीजिए। वे सभी गुण और लक्षण जो जंतुओं को उनके परिवेश में अनुकूलन में सहायक होते हैं, विकास की प्रक्रिया का परिणाम है। इसी प्रकार पुस्तक 9 अध्याय 9 में आप मौसम और जलवायु के मृदा पर प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ हम केवल जंतुओं पर जलवायु के प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। छठी कक्षा में आपने कुछ आवासों या आवास स्थानों के लिए जंतुओं के अनुकूलन के विषय में पढ़ा था। जंतुओं के जलवायुवी परिस्थितियों के लिए अनुकूलन के उदाहरण के रूप में हम केवल ध्रुवीय क्षेत्र और उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में रहने वाले जंतुओं पर चर्चा करेंगे। यानी यहाँ पर हम जो जलवायु पर चर्चा करने जा रहे हैं वो ध्रुवीय क्षेत्र की जो जलवायु है और उष्णकटिबंधीय वर्षावन की जो जलवायु है उनमें जो पाए जाने वाले जंतु हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। जैसा नाम से ही स्पष्ट है, ध्रुवीय क्षेत्र ध्रुवों के समीप होते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र कैसे होते हैं? ध्रुवों के देखा होगा पृथ्वी पर कितने ध्रुव होते हैं? 2 ध्रुव होते हैं, ऊपर वाला उत्तरी ध्रुव और नीचे वाला दक्षिणी ध्रुव। और ध्रुवों पर देखा होगा कि यहीं पर क्या होता है, 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन होता है। और यहीं पर ध्रुवों पर क्या होता है, ध्रुवों पर हमेशा बर्फ जमी रहती है। जो ध्रुव होते हैं उन पर हमेशा क्या होती है, बर्फ जमी रहती है। ध्रुवों के समीप स्थित होते हैं जैसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। जो ऊपर वाला होता है वो उत्तरी ध्रुव और नीचे वाला जो दक्षिणी ध्रुव। ध्रुवीय क्षेत्रों के कुछ परिचित देश जैसे कनाडा है, ये उत्तरी ध्रुव के पास है। ग्रीनलैंड भी उत्तरी ध्रुव में है। आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और अमेरिका में अलास्का और रूस के साइबेरिया क्षेत्र जो होता है ये कहाँ पर पाया जाता है? ये जो सब देश हैं ये ध्रुवीय क्षेत्र के अंतर्गत हैं। जबकि भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, कांगो गणतंत्र, केन्या, युगांडा और नाइजीरिया जैसे कुछ देश ये किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वर्षावन में पाए जाते हैं। ये जो देश होते हैं ये किस जलवायु के होते हैं? उष्णकटिबंधीय और वर्षावन। तो हम एक बार नाम फिर से आपको दिखाई दे रहे हैं। कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अमेरिका तथा अलास्का जो अमेरिका का ही भाग है, और साइबेरिया, रूस के साइबेरिया क्षेत्र कैसा है? ये ध्रुवीय क्षेत्र है। जबकि उष्णकटिबंधीय वर्षावन भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, कांगो, केन्या, युगांडा और नाइजीरिया देश कैसे हैं? उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। मानचित्र की सहायता से ध्रुवीय क्षेत्रों को नीले रंग से दिखाइए। इसी प्रकार उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों को लाल रंग से दिखाइए। अब ध्रुवीय क्षेत्र के बारे में हम लोग समझते हैं कि ध्रुवीय क्षेत्र की जो जलवायु है वो कैसी जलवायु है और वहाँ पर जो जीव जंतु पाए जाते हैं वो कैसे जीव जंतु पाए जाते हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों में चरम जलवायु पाई जाती है। कैसी जलवायु पाई जाती है? चरम जलवायु पाई जाती है। ये क्षेत्र सदैव बर्फ से ढके रहते हैं और यहाँ वर्ष के अधिकांश भाग में अत्यधिक सर्दी रहती है। ध्रुवों पर
6 महीने तक सूर्यास्त नहीं होता है और बाकी 6 महीने तक यहाँ पर सूर्योदय नहीं होता है। तो कह सकते हो कि ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। 6 महीने का रात और 6 महीने का ध्रुवों में 6 महीने क्या होता है, सूर्यास्त नहीं होता है और बाकी 6 महीने यहाँ पर क्या होता है, सूर्योदय नहीं होता है। सर्दियों में यहाँ का जो तापमान है वो -37 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, हो जाता है। यहाँ पर रहने वाले जंतु इन चरम परिस्थितियों के लिए अनुकूलित हो गए हैं। और आइए हम जैसे ध्रुवी पोलर, जो ध्रुवी भालू होता है, पोलर बियर और पेंगुइन इसके उदाहरण है, जो ध्रुवी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। याद रखिएगा कि जो भालू और पेंगुइन है ये ध्रुवी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और यह जानने का प्रयास करेंगे किस प्रकार वहाँ की जलवायु के लिए अनुकूल होते हैं। अब ध्रुवी भालू और पेंगुइन में ऐसी क्या विशेषताएं होती हैं जिससे उनका शरीर वहाँ पर रहने के अनुकूल है। अब ध्रुवी भालुओं के बारे में विशेषताएं समझ लेते हैं कि ध्रुवी जो भालू होते हैं उनमें उसके शरीर में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। पहला तो शरीर पर सफ़ेद बाल होते हैं बहुत, यानी उसके शरीर पर बहुत बाल होते हैं जिससे वे बर्फ़ की सफ़ेद श्वेत पृष्ठभूमि में आसानी से दिखाई नहीं देते, जिससे उन्हें अपने परभक्षियों यानी शत्रुओं से बचाव में सहायता मिलती है। सबसे पहला कि इसके बाल सफ़ेद होते हैं और बर्फ़ का रंग भी सफ़ेद होता है। तो बर्फ़ और बाल सफ़ेद होने के कारण वो क्या करते रहते हैं, अपने शत्रुओं से उनकी रक्षा होती है, यानी शत्रु उनको आसानी से पहचान नहीं पाते, इसलिए उनको क्या होती है, सुरक्षा मिलती। साथ ही उन्हें अपने शिकार को पकड़ने में भी आसानी मिलती है। जब उन्हें कोई पहचान नहीं पाएगा तो शिकारी जो होता है, जो शिकार होता है, उसको वो भी आसानी से पकड़ लेते हैं। इन्हें चरम शीत से बचने के लिए इनमें फर यानी बालों की 2 मोटी परतें होती हैं। इनके शरीर पर जो बालों की जो परत होती है वो कैसी होती है, 2 मोटी परतें होती हैं। इनकी त्वचा के नीचे वसा की एक परत होती है। इनकी जो त्वचा होती है, इस त्वचा के नीचे एक वसा की परत होती है। वास्तव में ध्रुवी भालू का शरीर इतनी अच्छी तरह से शीतरोधी होता है कि वे धीमे धीमे चलते हैं ताकि उनके शरीर का तापमान आवश्यकता से अधिक ना हो जाए। ये अपने शरीर को बहुत अधिक गर्म हो जाने से बचाने के लिए अक्सर विश्राम करते हैं। तो ये इनकी विशेषता होती है कि इनका शरीर का ताप ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए ये हमेशा क्या होते हैं, धीरे धीरे चलते हैं। और धीरे धीरे चलने के कारण अक्सर क्या होता है, ये विश्राम करते हैं ताकि इनका शरीर गर्म ना हो जाए। और इनमें विशेषताएं होती हैं कि गर्म मौसम में भौतिक क्रियाकलापों के बाद ध्रुवी भालुओं को अपने शरीर को ठंडा करना पड़ता है। अतः ध्रुवी भालू समुद्री जल में तैरते रहते हैं। ये अच्छे तैराक होते हैं। इनके पंजे चौड़े और बड़े होते हैं जो न केवल अच्छी तरह से तैरने में इनकी सहायता करते हैं बल्कि इन्हें बर्फ़ में चलने में भी आसानी होती है। तो यहाँ पर ध्रुवी भालू के बारे में यहाँ पर कुछ विशेषता बताई गई है, तो इस विशेषता को समझ लेते हैं। ये यहाँ देखिए, ये ध्रुवी भालू है। पहली विशेषता, इनके परभक्षी और शिकार इसे आसानी से देख नहीं पाते। सफ़ेद बालों के कारण सफ़ेद बर्फ़ की पृष्ठभूमि में ये आसानी से दिखाई नहीं देते। दूसरा है, इनकी सूंघने की शक्ति बहुत तीव्र होती है। इनकी सूंघने की शक्ति बहुत तीव्र होती है जिसके कारण क्या होता है, यह भालू अपने शिकार को ढूंढने और पकड़ने में आसानी रहती है। तीसरा, इनके नाखून मुड़े व लंबे पैने होते हैं जिससे इन्हें बर्फ़ पर चलने में सहायता होती है। दूसरा, इनकी त्वचा के नीचे वसा की एक परत होती है जिससे इनका शरीर शीतरोधित होता है और इसे गर्म रखता है। दूसरा, इनके शरीर पर बालों की 2 मोटी परतें होती हैं। एक सर्द मौसम में इसे गर्म रखती हैं और ये सर्द मौसम में क्या करती हैं, इसको गर्म रखती हैं। तो बल्कि इन्हें बर्फ़ में चलने में भी सहायक होते हैं। तैरते समय ये अपने नथुनों को बंद करके लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकते हैं। तो ये भी इनकी विशेषता होती है कि जो ध्रुवी भालू होता है वो लंबे समय तक अपने नथुनों को बंद करके पानी के अंदर रह सकता है। ध्रुवी भालू की सूंघने की शक्ति तीव्र होती है जिससे ये अपने भोजन के लिए शिकार को आसानी से खोज व पकड़ सकता है। हम ध्रुवी भालू के अनुकूलन को चित्र पॉइंट 7 में दिखाए गए प्रभाव के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। अब यहाँ पर ध्रुवी क्षेत्र का एक और परिचित जंतु है पेंगुइन। पेंगुइन एक ऐसा जंतु है, ऐसा पक्षी भी कह सकते हो, जो उड़ नहीं सकता। यह भी सफ़ेद श्वेत होते हैं और ये देखिए यहाँ पर इसका जो है
चित्र बना हुआ है पेंगुइन का। आसानी से बर्फ की सफ़ेद पृष्ठभूमि में मिल जाते हैं। इनके शरीर में भी स्वयं को सर्दी से बचाने के लिए मोटी त्वचा और अत्यधिक वसा होती है। अपने पेंगुइन के झुंड चित्र में देखे होंगे, पेंगुइन के झुंड जो है चित्रों में आपने देखे होंगे। स्वयं को गर्म रखने के लिए वे ऐसा करते हैं। याद रखिए, जब आप खचाखच भरे किसी कमरे में हाल में होते हैं तो आप कितना गर्म महसूस करते हैं। ध्रुवी भालू की तरह ही पेंगुइन भी अच्छे तैराक होते हैं। इनका शरीर धारा रेखित होता है और इनके पैरों में जाल जैसा बना होता है जो अच्छी तरह से इससे ये अच्छे तैराक होते हैं। तो ये पेंगुइन के बारे में। अब यहाँ पर पहेली कहती है, क्या मछलियाँ और तितलियाँ भी पक्षियों की तरह प्रवास करती हैं? क्या मछलियाँ और तितलियाँ भी पक्षियों की तरह प्रवास करती हैं? ध्रुवीय क्षेत्र में रहने वाले अन्य जंतुओं में अनेक प्रकार की मछलियाँ हैं। कस्तूरी मृग हैं, मछलियाँ हैं, कस्तूरी मृग है, रेनडियर है, लोमड़ी है, सील एक प्रकार की मछली होती है, व्हेल, अन्य प्रकार की कई प्रकार के पक्षी सम्मिलित होते हैं। नोट कीजिए कि जहाँ मछली ठंडे जल में लंबे समय तक रह सकती है, वहीं पक्षियों को जीवित रहने के लिए अपने शरीर को गर्म करना आवश्यक होता है। इसी कारण अनेक प्रकार के पक्षी सर्दियों के आते ही अपेक्षाकृत क्या होते हैं, गर्म स्थानों पर प्रवास के लिए चले जाते हैं। देखा होगा, जब सर्दियाँ आती हैं तो जो पक्षी होते हैं वो गर्म स्थान पर चले जाते हैं और जब गर्मियाँ आती हैं तो वो ठंडे स्थानों पर चले जाते हैं। सर्दियाँ समाप्त होती ही वे अपने आवास पर वापस लौट आते हैं। शायद आप जानते हैं कि भारत ऐसे अनेक पक्षियों का प्रवास स्थान है। जहाँ आपने साइबेरियाई क्रेनों के बारे में सुना होगा, जो साइबेरिया से राजस्थान के भरतपुर और हरियाणा में सुल्तानपुर जैसे स्थानों पर सर्दियों में प्रवास के लिए आते हैं। देखा होगा कि राजस्थान का जो भरतपुर क्षेत्र है, वहाँ पर साइबेरिया पक्षी क्या करते हैं, आते हैं और प्रवास के लिए। कुछ पक्षी उत्तर पूर्व के कुछ आद्य स्थानों और भारत के कुछ स्थानों में भी प्रवास के लिए आते हैं। तो इस तरह से ये पक्षी क्या करते हैं, अपने अनुकूलन को बनाए रखने के लिए प्रवास करते हैं। तो इस पार्ट में हम आज यहीं तक रखेंगे और अगले पार्ट के साथ हम आपको नए वीडियो के साथ मिलेंगे और अगले जो वीडियो में ये लेसन 7th का जो लेसन है ये कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।